हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे वादा किया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दूंगा इसके अंदर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस सेलेक्ट करके रखे हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। पिछले दिनों जो मैंने आप लोगों को बताया था रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एक्सेट्रा, उन सबों का यूनिट आपको याद करना है। और याद नहीं करना है, एक्चुअली मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं रहता हूं कि आप किसी भी चीज़ को मेमोराइज करें। आप समझें कि आखिर यदि किसी का यूनिट ये हो रहा है तो क्यों होगा। देखिए यहाँ पर जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसी को कंडक्टिविटी कहा जाता है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कप्पा, यानी कि आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। और कप्पा के लिए फॉर्मूला मैंने आपको कई एक बताए थे। यहां पर मैंने बताया था 1/r। आप अपने उस नोटबुक को सामने लेकर के बैठ जाएं जो पिछले लेक्चर को पढ़ने के बाद आपने तैयार किया होगा, इनटू L/A। तो अब देखिए कि 1/r, तो r का रेजिस्टेंस यानी r जो यहां पर हमारा रेजिस्टेंस है इसका यूनिट ओम होता है। तो यदि यह 1/r लिखा हुआ है तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, पर ओम लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए पर ओम है, ठीक है। और लेंथ का यूनिट यहां पर सेंटीमीटर होगा और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यदि हम बात करें तो इसका यूनिट हो गया सेंटीमीटर और इसका यूनिट हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं, दो बार सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर इस 1 सेंटीमीटर से कट हो जाएगा, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, 1/सेंटीमीटर मिलेगा आपको। और 1/सेंटीमीटर को आप सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो पर ओम मैंने यहां पर आपको बताया, तो इस पर ओम को साइमन भी बोला जाता है, इसलिए आप यहां पर एस लिख सकते हैं साइमन के लिए। और ये पर सेंटीमीटर है तो आप पर सेंटीमीटर रहने दें। तो यानी कि आपसे यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट पूछा जाए तो आप ओम पर ओम पर सेंटीमीटर बोल सकते हैं या साइमन पर सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया। तो इस तरीके से जितने भी पिछले वीडियो को देख करके आपने लेक्चर तैयार किए होंगे उन सबों के फॉर्मूले को आप इस तरीके से डिराइव करके और फिर इसके यूनिट को तैयार करें अपने से। एक मैंने आपको तरीका समझाया और बाकी को इसी तरीके से आप लिखें। अब फिर उसी तरीके से यहां पर कहा जा रहा है व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी। ये तो डेफिनेशन है जो कि पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ लिया था। राइट 2 यूनिट आल्सो, इसके भी 2 यूनिट लिखने हैं। अब यदि मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है तो मोलर, देखिए कंडक्टिविटी का यूनिट तो आपको पता है कि साइमन पर सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहां पर क्या आ गया, यहां पर मोल आ गया और पर मोल आएगा। तो आप यहां पर या तो पर ओम लिखें या तो फिर साइमन लिख सकते हैं।
और यहां पर सेंटीमीटर और यहां पर मोल। इस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट तैयार होता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि जी यहां पर तो पावर +2 दिया गया है, जबकि इसमें पावर सेंटीमीटर के ऊपर माइनस में है, तो जरा आप इसके डेफिनेशन को देखें। क्या है डेफिनेशन? इट इज द कंडक्शन पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन सॉल्यूशन। और मोलर कंडक्टिविटी के लिए मैंने आपको बताया था लैम्डा m, याद कीजिएगा, लैम्डा m इक्वल टू यहां पर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलेरिटी। यहां पर मोलेरिटी, और मोलेरिटी का जो यूनिट होता है मोल पर लीटर होता है। अब मोल पर लीटर हुआ तो आप यहां पर मोल तो लिखेंगे, यहां पर आपने मोल लिखा, मोल आपने लिखा, और 1 लीटर के लिए आप सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं क्या? सेंटीमीटर। अब यहां पर जो कप्पा का यूनिट है, कप्पा की यूनिट की जगह पर आप इस बात को रखें साइमन पर सेंटीमीटर, और इसे कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें। राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर। एक्चुअली इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन दोबारा मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। पहला पॉइंट आपको याद रखना है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। यदि मेटेलिक कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। सेकेंड पॉइंट हो जाता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटॉम। नंबर 3 में डेंसिटी ऑफ मेटल, और नंबर 4 में टेम्परेचर। हालांकि टेम्परेचर के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। यदि आप यहां पर मेटेलिक कंडक्टर के बारे में बात करें तो मेटेलिक कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इसका कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में बात करें तो वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होने पर उसका कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी मेटेलिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। हालांकि यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। नहीं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर ये दोनों एक चीज है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो अलग है। उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में। यदि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें जो आयंस होते हैं, आयंस के ऊपर जो चार्ज होते हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर कंडक्शन किसके कारण होता है? इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन द चार्ज इज कैरिड बाय द आयन। तो यहां पर इसके डिफरेंस को देख लेते हैं, सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। यदि मेटेलिक कंडक्टर के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
टेक प्लेस विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ मेटेरियल, यानी कि मेटेलिक कंडक्टर में करंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण, यानी कि ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक कंडक्टर के अंदर। लेकिन जब करंट इसमें से पास होते हैं तो यहाँ पर ना तो इसका एसोसिएशन होता है और ना ही डिसोसिएशन होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है ड्यू टू आयंस, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काउज डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्टांस। आयंस तो है ही, लेकिन यहाँ पर सबस्टांस का डिकम्पोजिशन होता है, जबकि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, पहले में ही मैंने बोल दिया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में मैंने कहा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। जिस तरीके से मैंने यहां पर आपके लिए आंसर लाया है, ठीक इसी तरीके से आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का वास्तव में पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। संयोग की बात क्या है कि दोनों हकीकत में एक ही चीज है, तभी तो दोनों का यूनिट यहां पर वोल्ट होता है, लेकिन ये दोनों कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल किस तरीके से होते हैं जरा ध्यान से देखिए। जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यह इसके बारे में कहा जाता है इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन ओपन सर्किट। यानी कि यदि करंट फ्लो नहीं हो रहा है उस समय दो किनारे के, यानी कि इलेक्ट्रोड के जो दो इलेक्ट्रोड हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसे ईएमएफ कहते हैं। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस का भी लगभग ऐसा ही कुछ डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है जरा देखते हैं। इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। सेम आ गया, वहां भी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ईएमएफ के बारे में कहा जाता है कि जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि जब स्विच ऑफ है। ओपन सर्किट का मतलब जब स्विच ऑफ है। लेकिन जबकि यहां पर कहा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल इज सेंडिंग करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि जब सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा होता है उस समय दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो दोनों एक्चुअली यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ही है, एक ओपन सर्किट के लिए है और एक क्लोज्ड सर्किट के लिए है। यानी कि ईएमएफ जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट फ्लो हो रहा है। कई बार पेपरों में पूछे जा चुके हैं। सेकेंड पॉइंट, ईएमएफ के बारे में कहा जाता है कि इट इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस के केस में कहा जा रहा है कि इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए एक डिफरेंस आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, चाहे आप स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पहले डेफिनेशन जानते हैं। इट इज डिवाइस टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था
कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें आप किसी बैटरी को ले सकते हैं, क्योंकि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। आपके घर में इन्वर्टर होगा, जब लाइट चली जाती है, करंट कट लग जाता है, तो फिर इन्वर्टर से हम बिजली ले रहे हैं, तो इन्वर्टर से नहीं मिलती है। एक्चुअली बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट उल्टा होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको कन्वर्ट समझेंगे, ये सुधार लेंगे, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं कि जब लाइट आ जाती है फिर वहां पर वो चार्ज होने लगता है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब आप करते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आप वहां पर सप्लाई करते हैं, तब वहां पर केमिकल चेंजिंग आता है। ये तो हो गया पहला डिफरेंस। अब सेकेंड डिफरेंस के बारे में यदि हम बात करें, कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट, यानी कि इसका मैं आपको थोड़ी देर में स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं इसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो अलग अलग कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दो इलेक्ट्रोड्स तो दोनों में होंगे। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर बना करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक ये कंटेनर है, दूसरा आपने यहाँ पर ये कंटेनर लिया। इस कंटेनर के अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रोड है, दूसरे कंटेनर के पास भी, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमें एक सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक जगह ऑक्सीडेशन होगा और दूसरी जगह यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू डिफरेंट कंटेनर्स हैं और टू डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रोड है। जो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है, ये पिक्चर बनाया है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, यह एनोड कहलाता है। और जो राइट साइड में आपको दिखाई पड़ रहा है, राइट साइड का मतलब ये वाला पिक्चर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है इसे कैथोड कहते हैं, यहाँ पर रिडक्शन होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करें, इसमें भी टू इलेक्ट्रोड्स होंगे, लेकिन एक ही कंटेनर के अंदर होंगे। एक ही कंटेनर में टू इलेक्ट्रोड्स हैं और इसे हमें इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तब यहाँ पर यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के दो लॉ हम लोगों ने पढ़े थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ये आप लोगों ने पहले समझ लिया है, केवल मैंने आपको दिखा दिया कि यदि पेपर में आपसे केवल फर्स्ट लॉ पूछा जा रहा है तो आप केवल फर्स्ट लॉ को लिखेंगे, यदि सेकंड लॉ पूछा जा रहा है तो आप सेकंड लॉ लिखेंगे, और यदि सिंपली वहां पर यह कह दिया जाए स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वहां पर ना तो फर्स्ट बोला गया और ना सेकंड बोला गया, आपको दोनों लिखना है। अब कुछ यहां पर हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि इफ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो फॉर 3 minutes, then what quantity of charge has flowed?
कहने का मतलब कि आपके पास यहाँ पर कोई एक कंटेनर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और 3 मिनट के लिए उसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको यहां पर बताना है कि उसमें से कितना चार्ज पास किया। और आपको याद होगा मैंने बताया भी था क्या, ये जो क्यू चार्ज होता है, क्यू इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था I इंटू टी, I इंटू टी। अब यहां पर देख लीजिए, I तो यहां पर हो गया करंट। यदि पेपर में यहां पर एम्पियर ना दे करके मिली एम्पियर दे दिया जाए, माइक्रो एम्पियर दे दिया जाए, किलो एम्पियर दे दिया जाए, तो उससे पहले आपको एम्पियर में ही बदलना पड़ेगा। और यदि टाइम आपको यहां पर मिनट में या आवर में, घंटे में, या किसी में दे दे, तो इससे आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो याद रहे, टाइम को सेकंड में पहले कन्वर्ट करना होगा। यदि ऑलरेडी सेकंड में है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन यदि सेकंड में नहीं है तो आपको उसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर करंट हो गया 5 एम्पियर, और ये टाइम, ये जो 3 मिनट्स हैं, इसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करके टोटल को यहां पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आपको यहां पर मिला 900 कूलम। ठीक है। अब यदि यहां पर बात हो जाए कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको याद रहना चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल टू 1 फैराडे कहलाता है। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे, और 1 फैराडे का वैल्यू होता है 96,500 कूलम। ये जरूर याद रखिएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं 1 फैराडे यानी कि 1F। हालांकि 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा हो तब यहाँ पर 2, 3, 4F लिखा जाता है। यहाँ पर सिंपली F भी लिखते तो वो 1F ही माना जाता। इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, 96,500 कूलम। 500 कूलम, ये आपको याद रखना होगा। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जहां भी आ जाए उसका चार्ज 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो यदि आपसे यहां पर कहा जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे, जो आपको यहां पर 9000 कूलम मिला है, इस 9000 कूलम को आप 1 फैराडे से यानी कि 96,500 कूलम पर मोल से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहां पर कूलम से कूलम कट जाएगा, और ये जो मोल इनवर्स है ऊपर जाकर के मोल हो जाएगा। ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद आपको ये मिलता है, इतने मोल इलेक्ट्रॉन्स। मैं आज अपना फेस आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे लिखना पड़ रहा है, और ये चूंकि प्रिंटेड है इसलिए मैं आपको यहां पर इस तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। कल के वीडियो मैं बोर्ड पर बनाऊंगा और फिर इससे आगे की चीज को पढ़ेंगे हम लोग। तो अब आगे देखते हैं। अब यहां पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ 0.1 m, 1 m का मतलब मोलरिटी, AB सॉल्यूशन इज 300 ओम। इसे बोला जाएगा 300 ओम सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास AB नाम का कोई एक कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में है, यानी कि पानी में घुला हुआ है, सॉल्यूशन है। तो आप जानते हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड जैसे ही आप पानी में डिजोल्व करते हैं तो वह आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन में यहाँ पर
ए प्लस और बी माइनस दिखाया गया है। ठीक है, इसका रजिस्टिविटी कितना है इस सॉल्यूशन का, तो 300 ओम सेंटीमीटर। एंड कंडक्टिविटी सेल containing such a solution was found to have resistance 450 ohm. What is the cell constant? तो देखिए यहाँ पर सेल कांस्टेंट आपसे पूछा जा रहा है और आपको याद होगा सेल कांस्टेंट को हम लोगों ने जी स्टार से दिखाया था। मैं आपको यहाँ पर याद दिलाता हूँ, हम लोगों ने यहाँ पर जी स्टार लिखा था सेल कांस्टेंट के लिए और इसका फॉर्मूला हमें मिला था L बाय ए। अब इस क्वेश्चन में ना तो आपके पास L है और ना ही N है, ये A है, यानी कि ना तो यहाँ पर कंडक्टर की लंबाई है और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इस केस में आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें या तो जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं उस तरीके से कर सकते हैं। जो रजिस्टिविटी जो कंडक्टिविटी होता है वह रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है या सिंपली कंडक्टिविटी कहते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। तो अब यहां पर सेल कांस्टेंट इक्वल टू आपका हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू, यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको देखिए कि क्या क्या दिया गया है। एक रजिस्टिविटी दिया गया है यहां पर, दूसरा यहां पर आपको सेल का कंडक्टिविटी दिया गया है, दो चीज दिया गया है। तो आपको यहां पर क्या करना है, आप यहां पर इसे इस तरीके से करेंगे। मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं। तो मैं आपको यहां पर यह बता रहा था कि कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाय L बाय A इंटू 1 बाय R होता है। 1 बाय रो इक्वल टू, इंटू कर लीजिए, ये जो 1 बाय R है इसका साइड चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, R बाय 1 होगा इक्वल टू L बाय ए, और L बाय ए ही आपका क्या है, सेल कांस्टेंट है। तो अब यहां पर देखिए 1 बाय रो के जगह पर आप 1 बाय 300 लिख सकते हैं, इंटू R के जगह पर 450 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर 450 आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये 300 आपका रो हो गया। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलता है यहां पर 1.5 पर सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है ये आपके समझ में आ गया होगा, और यदि आपके समझ में ना आया हो तो कल जब मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा तो इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।